हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हम केपाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये हमारा चैप्टर है। इसके 3 पार्ट हम आपको करा चुके हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, इसका कालक्रम क्या है, और कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ। ये सभी टॉपिक हम आपको करा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये भी हम आपको करा चुके हैं। आज हमारे टॉपिक हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आज की टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नाप तोल प्रणाली थी, किस प्रकार के बाटों का उपयोग किया जाता था, और कहाँ से उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यह आपको बताया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। प्रिय छात्र छात्राओं, ये जितने भी टॉपिक हैं यह सिर्फ आपके क्लास 12 के लिए ही उपयोगी नहीं है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें जो जर्नल स्टडी और जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसका अध्ययन आप कीजिए, और सभी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, डाटा हैं, जितने फैक्ट्स हैं, आप उनको नोट करते हुए भी चलिए। आगामी परीक्षा में वो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है प्रथम टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता की लिपि। यही टॉपिक से आपका क्वेश्चन प्राप्त होगा। तो देखते हैं हड़प्पा लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक हैं। जितने भी अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है उसके जो हम ये कहेंगे कि वर्ण कहेंगे या जो अक्षर कहेंगे वो चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक हैं। अभी तक उसको पढ़ा भी नहीं गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और इस लिपि में जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसमें 375 से 475 के बीच चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनको हम वर्ण कह सकते हैं। यह जो लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में की जो लिपि है उसमें कितने चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो 375 से 400 तक इसमें चिन्ह प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक लिपि है। इसका अर्थ ही होता है कि चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक, इसमें कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, चित्र के रूप में उनको उकेरा गया है, उनको बनाया गया है, और उसी से वह उसका अर्थ निकाला जा सकता है। यानी कि उसको उनकी कोडिंग रहती होगी उस समय की कुछ, जिससे कि वह जो चिन्ह थे, वो चित्र थे, वो एक भाषा का रूप ले लेते होंगे। ये जो लिपि है एक भाषा का रूप ले लेती होगी। लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। और इसमें जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं 375 से 400 तक के इसमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं। लिखना, इसको लिखा जाता था दाएं से बाईं ओर, इसको लिखा जाता था। आगे देखते हैं कि ये जो लिपि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं कि जिन पर लिखावट मिली है, जिन पर ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी वस्तु के ऊपर ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं। लिपि की बात करते हैं तो मोहरों पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, उन पर भी हड़प्पा लिपि को लिखा गया था, उसके चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कुछ मर्दभांड, मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो उन पर भी कुछ लिखे हुए चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से तांबे तांबे के चिन्ह प्राप्त हुए। तांबे की जो पट्टिकाएं थी, मिट्टी की जो कुछ पट्टिकाएं थी, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं तांबे और मिट्टी की पट्टिकाओं पर भी कुछ लिपि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, और कुछ आभूषणों पर भी प्राप्त हुए हैं। कुछ यहाँ पर प्राचीन कालीन जो सूचना पट्टिकाएं हैं उन पर भी चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिस पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिले हैं।
और अंततः यही कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और यह जो लिपि है एक चित्रात्मक एवं भावात्मक लिपि है। इसमें कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जो कि चित्रात्मक रूप में है, जिसकी कोडिंग अभी तक नहीं की गई। आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। तो ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें प्राप्त हुई हैं, किस प्रकार की मोहरें बनी होती थी, उनका उद्देश्य क्या होता था, ये यहाँ पर बताया जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका यह है कि ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी मोहरें। और मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चिन्ह तथा ऐसी मतलब लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण होते थे। मोहरों पर जानवरों के चित्र बने होते थे। जो मोहरें बनी होती थी उन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और उस पर हड़प्पा लिपि भी लिखी हुई होती थी। हड़प्पा लिपि के चिन्ह मोहरों के ऊपर लिखे हुए होते थे, उत्कीर्ण होते थे। तो ये थी मोहरें। और जो मोहरें होती थी, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। यानी कि जब कोई वस्तु या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और वह सामान जिस स्थान पर पहुंचाया जा रहा है उस स्थान पर पहुंच जाए, उसके लिए यहाँ पर मोहरों का उपयोग किया जाता था। मोहरों की छाप लगाई जाती थी ताकि वह सामान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। इसका प्रयोग इस प्रकार से होता था, मोहर का उपयोग, कि जो थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था उसका मुख यानी कि जो थैले का जो मुख होता था वह रस्सी से बांधा जाता था और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर मोहर से दबाया गया और जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी और थैला गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता था। यानी कि थैले का जो मुंह होता था उसको गीली मिट्टी से बांध दिया जाता था और गीली मिट्टी के ऊपर ही मोहर की छाप लगा दी जाती थी और उसके ऊपर लिखा होता था कि वह कहाँ पर जाना है, कौन से स्थान पर जाना है, किस व्यक्ति के द्वारा यह सामान भेजा गया है और किस व्यक्ति को भेजा गया है। यह सारी जानकारी, जैसे हम कह सकते हैं एड्रेस, मोहर के माध्यम से उसके मुख पर वहां पर बांध दिया जाता था और एक तरह से वह उसका मुख सील भी हो जाता था, बंद हो जाता था। तो एक तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता था, दूसरा वह सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित हो जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई होती थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई होती थी और इस पर कुछ जानवरों के चित्र बने होते थे मोहरों के ऊपर और हड़प्पा की लिपि के चिन्ह भी बने होते थे। इस पर एक मुद्रांकन होता था, मतलब लिखा हुआ था मोहरों के ऊपर, ये चिन्ह लिखे होते थे, ये लिपि लिखी हुई होती थी। और इसका जो उपयोग होता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर। आगे चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन सूचना पट एक देखा हमने। तो ये थे जो चिन्ह थे, ये तो यहाँ पर मिलते हैं। जो मोहरों के ऊपर जो चिन्ह बने होते थे, किस प्रकार से उनके ऊपर अंकन किया जाता था, मोहरों के ऊपर लिखा हुआ होता था, कुछ चित्र बने होते थे। यहाँ पर एक मिट्टी का जैसे गीली मिट्टी के ऊपर जो छाप लगाई गई होगी, मोहर की छाप लगी होगी गीली मिट्टी के ऊपर, उसका यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ये देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ किसी जानवर की आकृति बनी हुई है। हम देखते हैं कि वर्षभ की आकृति यहाँ पर बनी हुई है और कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से गीली मिट्टी के ऊपर मोहर की छाप लगा दी जाती थी। ये अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाट नाप तोल प्रणाली के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो देखते हैं कि व्यापार बाटों की सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यानी कि जो यहाँ का जो व्यापार होता था, व्यापार में जो भी लेन देन होता था उसमें बाटों का उपयोग किया जाता था। यानी कि परिशुद्ध प्रणाली थी यहाँ पर, एक तरह से नाप तोल प्रणाली। ये बाट सामान्य थे चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे।
जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये जो बाट होते थे हड़प्पा सभ्यता से जो बाट मिले हैं वो घनाकार आकृति के होते थे। घनाकार आकृति के बाट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं कि इन बाटों के निचले मानदंड यानी कि जो बाट होते थे वो जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12,800 तक के यहाँ पर द्विआधारी मानक पर आधारित बाट प्राप्त हुए हैं। यानी कि द्विआधारी जो इनका मानदंड कैसा था, द्विआधारी यानी कि ये डबल होते जाते हैं। जैसे कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32, 64 इस प्रकार से ये लगातार बढ़ते आगे को बढ़ता चला जाता था। द्विआधारी पद्धति पर आधारित यहाँ पर बाट प्रणाली हमें दिखाई दी है। इनके ऊपर मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। यानी कि इसके ऊपर इससे अधिक अगर बाट यहाँ पर उपयोग किया जाते थे तो वहाँ पर फिर दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था। दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों का उपयोग किया जाता था। अच्छा, जो छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। जो बहुत छोटे बाट होते थे उनसे आभूषणों को तोला जाता था। आप भी देखते हैं कि जो आभूषण होते हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत ही बारीक और सूक्ष्म बाटों का उपयोग किया जाता है और मनकों को तोड़ने के लिए भी छोटे बाटों का उपयोग किया जाता था। और यहाँ से जो सभ्यता है, सभ्यता से यहाँ पर धातु के तराजू के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बाट नाप तोल प्रणाली किस प्रकार की थी। हम देखते हैं कि जैसे कि लोथल है, लोथल की खुदाई में वहां पर एक पैमाना प्राप्त हुआ है, स्केल प्राप्त हुआ है, कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है जिससे वो नापने का कार्य भी करते थे। यानी कि हमें यहाँ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो वस्तुओं को तोलना भी जानते थे, वस्तुओं को नापना भी जानते थे और वहां पर एक परिशुद्ध नाप तोल प्रणाली विकसित थी और इसी के आधार पर वहां का व्यापार किया जाता था। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में वहां पर किस प्रकार का शिल्प उत्पादन होता था, किस प्रकार की शिल्पकारी की जाती थी, उसके विषय में जानकारी यहाँ पर हम आपको देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर शिल्प कार्यों में जितने जो शिल्पकारी होते थे, शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम, मोहर का निर्माण करना, बाट बनाना, ये सब कार्य वहां पर शिल्प कार्यों के अंतर्गत आता था। देखते हैं एक बार, मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम करना, धातुओं की जो चीजें बनाना, कुछ औजार बनाना, मोहर बनाना, मोहरों का निर्माण करना, बाटों को बनाना, सूक्ष्म कुछ इस प्रकार के मर्दभांड फयांस टाइप के होते थे से बनाए जाते थे, उनको भी उत्तम शिल्पकारी के रूप में जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का चंदुड़ो नगर शिल्प उत्पादन के कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहां पर शिल्प उत्पादन के कार्य के लिए जाना जाता है। तो चंदुड़ो को शिल्प उत्पादन कार्यों के लिए जाना जाता था, यह मुख्य केंद्र था। और चंदुड़ो से मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चंदुड़ो से मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब हम देखते हैं कि मनकों के निर्माण करने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कार्लिनियन एक पत्थर है। यह पत्थर सुंदर लाल रंग का होता था। सुंदर लाल रंग का होता है ये पत्थर, जिसको कार्लिनियन कहा जाता है। इसके अलावा अन्य और भी पत्थर हैं जैसे कि जैस्पर और स्फटिक और क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थरों का भी उपयोग मन के बनाने के लिए किया जाता था, या अन्य जो शिल्पकारी जो कार्य होते थे उनके लिए यह उपयोग में पत्थर लाए जाते थे। आगे देखते हैं हम कि जो शिल्प सामग्री होती थी उसमें कौन कौन से कुछ धातुओं का भी उपयोग किया जाता था और कौन कौन सी धातुएं होती थी। यहाँ पर तांबे का उपयोग किया जाता था, कांस्य का उपयोग किया जाता था,
सोने का उपयोग किया जाता था, ये धातुएं यहाँ पर होती थी जिनका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा कुछ शंख होते थे, और शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने के लिए होता था। फायांस ये मिट्टी के प्रकार है, फायांस, शंख, फायांस, पकी मिट्टी, ये भी सब मन के बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। यानी कि पत्थरों जो ये बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे, पत्थरों को घिसकर बनाए जाते थे, उन पर पॉलिश की जाती थी, उनको सजाया जाता था, उनके ऊपर नक्काशी की जाती थी, और उनको बहुत अच्छी आकृति उनको दी जाती थी। मनकों के जो आकार होते थे वह चक्राकार आकार के मन के होते थे, और बेलनाकार आकृति के कुछ मन के होते थे, और कुछ मन के गोलाकार आकृति के होते थे, कुछ मन के ढोलाकार आकृति के होते थे। तो इस प्रकार के ये मन के होते थे। आप अपनी पुस्तक को खोलकर देखिए, बुक को खोलकर देखिए, उसमें चित्र भी दिखाए गए हैं। जिस समय आप पढ़ रहे हैं तो अपने साथ में एक बुक भी रखिए, उसमें बुक में भी आप देखते हुए साथ साथ चलिए। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो शिल्प उत्पादन की जो सामग्री थी, मन के बनाने की जो तकनीकी, किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग मन के बनाने के लिए किया जाता था। मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। जो मन के बनाए जाते थे वो सेलखड़ी के चूर्ण, सेलखड़ी का जो पाउडर होता था उसको गीला किया जाता था, उसके लेप को, यानी कि उसका एक लेप तैयार कर लिया जाता था, उसको गीला कर लिया जाता था, और फिर उस सेलखड़ी के चूर्ण को सांचों में ढाला जाता था, और सांचों में डालकर उसको तैयार किया जाता था। जिस भी प्रकार की आकृति चाहिए थी उस प्रकार की आकृति सांचे का तैयार किया जाता था, और इस प्रकार से वो तैयार होते थे मन के। फिर कार्डिनियन, कार्डिनियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि फिर क्या होता था, जो वो सेलखड़ी से बना हुआ जो सांचा था, उसमें सेलखड़ी से बना हुआ मन का तैयार वो कच्चा था उस समय। फिर उसके साथ में कार्डिनियन के लाल रंगों का उपयोग किया जाता था, पीले रंगों का उपयोग किया जाता था, और फिर उसको आग में पकाया जाता था। उसका अगला चरण होता था आग में पकाकर मनकों को तैयार किया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। यानी कि जो पत्थर होते थे, जो चमकीले पत्थर होते थे, पॉलिशदार जो पत्थर होते थे, पहले उनको तोड़ा जाता था, और तोड़ करके उनको छोटे आकारों में तैयार किया जाता था। फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था, और घिसाई की जाती थी, उनके ऊपर पॉलिश की जाती थी, उनके छेद किया जाता था, उनके अंदर छेद किया जाता था। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती थी, मन के बनाने की प्रक्रिया पूरी होती थी। तो मन के बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो सेलखड़ी होती थी उसके चूर्ण को गीला किया जाता था, और उसको सांचों में भरा जाता था। सांचों में से निकाल कर फिर उसके साथ में कार्डिनियन का लाल रंग का पत्थर, पीले रंग का पत्थर, और अन्य जितने भी रंग बिरंगी जो पत्थर होते थे उनका साथ में जोड़ा जाता था, और उनको आग में पकाकर तैयार किया जाता था। फिर जो पत्थर होते थे उनकी घिसाई भी की जाती थी, उनके आकारों को छोटा किया जाता था, उनके ऊपर पॉलिश लगाई जाती थी, उस पर उसके अंदर छेद किए जाते थे, और इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी होती थी। घिसाई और पॉलिश कर उसको अच्छी आकर्षक बनाया जाता था। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ सूची है हमारे पास में, शिल्प उत्पादन एवं मन के बनाने के लिए प्रयुक्त जो सामग्री होती थी उसकी सूची है हमारे पास में। तो उसमें कार्डिनियन का उपयोग किया जाता था, जैस्पर का उपयोग किया जाता था, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी। ठीक है जी, ये जो सेलखड़ी होता है ये मुलायम पत्थर माना जाता है, और पत्थर होते थे, तांबा, तांबे का उपयोग किया जाता है, कांसे का उपयोग किया जाता था, सोने का उपयोग किया जाता है, शंख का उपयोग किया जाता है, फायांस का उपयोग किया जाता है, पक्की मिट्टी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है शिल्प उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से ये जो ये सूची आपको मिली है, इस सूची को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब आती है बात कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शिल्प उत्पादन सामग्री कहाँ से प्राप्त करते थे, क्योंकि सारी चीजें जो है हड़प्पा में ही प्राप्त नहीं होती थी, कुछ चीजें बाहर से अन्य स्थानों से
विदेशों से या पड़ोसी राज्यों से मंगाना होता था, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सामग्री का आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों व विदेशों से सामग्री का आयात करते थे, यानी कि अपने आसपास के जितने राज्य होते थे वहां से या विदेशों से सामग्री का आयात करते थे, दूसरी सभ्यताओं से सामग्री का आयात करते थे। तो हम देखते हैं कि सोना कहाँ से मंगाते थे। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना अफगानिस्तान से मंगाते थे, फारस और दक्षिणी भारत से मंगाते थे। आप इनका एक मानचित्र भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मानचित्र तैयार करते हैं यहाँ पर। तो मानचित्र में आप इसमें दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त करते थे, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि चांदी है, चांदी जो है बलूचिस्तान से मंगाई जाती थी। खेतड़ी, खेतड़ी यानी कि राजस्थान में स्थित है, खेतड़ी राजस्थान से ही में से चांदी मंगाई जाती थी। और यहाँ से तांबा भी मंगाया जाता था, खेतड़ी राजस्थान से तांबा की लिपि खेतड़ी राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है, तो वहां से मंगाया जाता था। लाजवर्द जो है वो बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। बदख्शा जो है स्थान है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। अब शीशा जो है वो ईरान से मंगाया जाता था, शीशा ईरान से मंगाते थे। शेलखड़ी बलूचिस्तान से मंगाई जाती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए जर्नल स्टडी में पूछा जाता है बार बार कि सोना हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से मंगाते थे। अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से मंगाते हैं। चांदी कहाँ से मंगाते हैं? बलूचिस्तान से। लाजवर्द कहाँ से मंगाते हैं? बदख्शा से। शीशा कहाँ से मंगाते हैं? ईरान से। शेलखड़ी कहाँ से मंगाते हैं? बलूचिस्तान से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बदख्शा कहाँ पर स्थित है, तो बदख्शा जो है वह अफगानिस्तान में स्थित है। खेतड़ी कहाँ पर है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि सुलेमानी पत्थर, एक सुलेमानी पत्थर होता था, ये हरे रंग का पत्थर था और ये सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से इसको मंगाया जाता था। नीलमणि पत्थर होता था एक, ये नीलमणि जो है ये भी इसको भी महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। अल्बास्टर, अल्बास्टर को बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। शंख एवं कोड़ियां होती थी, जो शंख और कोड़ियां होती जो सौराष्ट्र दक्षिण भारत से मंगाई जाती थी। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आयात करते थे और हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से इन चीजों का आयात किया जाता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वह सिर्फ आंतरिक व्यापार ही नहीं था, बाह्य व्यापार भी वहां पर होता था। और बाह्य व्यापार अधिकांश यहाँ पर जल मार्ग के द्वारा करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल, और लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो जल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे और हड़प्पा सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ भी संपर्क था, क्योंकि जो लोथल है, लोथल से जैसे कि मेसोपोटामी की मोहरें प्राप्त हुई हैं और इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार के माध्यम से अन्य सभ्यताओं से भी संपर्क था, वहां से भी वो चीजों का लेन देन व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रिय छात्रों, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं और इनको आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके ये सब तैयार हो जाएंगे। यह सिर्फ आपके लिए इंटरव्यू तक ही सीमित नहीं है, जर्नल स्टडी के जितने भी छात्र हैं वह भी अच्छी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आगे भी हम आपके लिए ज्ञानवर्धक आपके सिलेबस का और आपके जर्नल स्टडी के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। साथ ही साथ हम बीच बीच में आपके लिए गाइडेंस काउंसलिंग की भी वीडियो देते रहते हैं कि आपको 12th पास करने के पश्चात कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, कौन से कोर्स करने में आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो प्रिय छात्रों, आप उन वीडियो को भी आप देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक आपको दे देंगे। धन्यवाद।